सुजानगढ़ में एक अस्पताल था। पिछले कुछ दिनों से उस अस्पताल में लोग रहस्यमयी तरीके से मर रहे थे। सुबह के 5 बजे थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और खून से लथपथ वार्ड बॉय की लाश मिलती है। जहां खून हुआ था वहां खून से सने किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान थे। मौका वारदात पर पुलिस भी आ गई। आप तो नाइट ड्यूटी में थी, तो आपने कुछ भी देखा या नहीं सुना? हाँ, मैं नाइट ड्यूटी में थी, पर मैं अपने कमरे से रात को ही चली गई थी, क्योंकि एक मरीज का ऑपरेशन हुआ था और वो काफी सीरियस था। इसका खून किसने किया मुझे नहीं पता। मरने वाले वार्ड बॉय की किसी से कोई कहा सुनी हुई क्या? मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। पुलिस वाले खून का सैंपल लेते हैं और बाकी फॉर्मेलिटीज और तहकीकात कर लाश पोस्टमार्टम के लिए लेकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कब्रिस्तान से एक चिन्ह अस्पताल में आ जाता है और वो एक लड़की का हाथ पकड़कर एक कमरे के अंदर खींच लेता है। उसी अस्पताल के वार्ड में नंदू चुपचाप अपने बेड पर बैठा था। वो एक दिन पहले एडमिट हुआ था। अचानक कहीं से जोर से आवाजें आने लगी। नंदू उठकर दूसरे बेड के मरीज राघव के पास गया। वो भी डर के मारे बैठा हुआ था। आपको कुछ पता है, इतनी अजीब कुटी कुटी सी आवाजें कहां से आ रही हैं? मैं तो उस दिन के मर्डर के बाद से सो भी नहीं पा रहा हूँ। उस दिन भी ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे कोई तड़प रहा हो। आपने नर्स को नहीं बताया? बताया था, पर सिस्टर जूलिया ने कुछ नहीं किया। मैं जाकर नर्स के कमरे में देखता हूँ। वो जैसे ही नर्स जूलिया के कमरे में जाता है, तभी वहां एक खौफनाक दृश्य देखकर डर जाता है। वो एक भयानक जिन था और एक लड़की को चाकू से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। धूल भरे बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर नंदू वहां से वार्ड की तरफ भागते हुए आता है और आकर बेड पर बैठ जाता है। आपके कमरे में एक घायल लड़की पड़ी है। मैं अभी वहां गया था तो एक लंबा चौड़ा और बेहद भयानक शक्ल वाला जिन उस लड़की को चाकू मार रहा था। तुम्हें कैसे पता कि वह जिन था? मैंने अरेबियन नाइट्स में वैसे ही जिन देखे हैं, इसीलिए शायद। ओह गॉड, ये क्या हो रहा है हमारे अस्पताल में? नर्स जूलिया तुरंत अस्पताल वाले कमरों को खबर करती है। जब तक अस्पताल वाले पहुंचते हैं तब तक लड़की सिर्फ कब्रिस्तान वाला जिन कहकर लुढ़क जाती है। पुलिस आकर फिर छानबीन करती है। नंदू चुपचाप अपने बिस्तर में मुंह ढककर सो जाता है। ये कब्रिस्तान वाले जिन का क्या चक्कर है? सब चुपचाप खड़े रहते हैं। कोई कुछ नहीं जानता सिवाय नंदू के। पूछताछ करके पुलिस वाले चले जाते हैं। सिस्टर, मेरी तो जान निकल रही है डर के मारे। आप किसी से मत कहना कि मैंने किसी को देखा है। मैं इन चक्करों में नहीं फंसना चाहता। नहीं। आप डरिए नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं कुछ करती हूँ। वो दरवाजा बंद कर देती है, परंतु तभी किसी के भारी कदमों के उस वार्ड में आने की आहट से सभी कांपने लगते हैं। वो आहट दरवाजे तक आती है, परंतु फिर वापस जाने की आवाज सुनाई पड़ती है। नर्स बाहर निकलकर देखती है तो दरवाजे पर लगा पीतल का क्रॉस बिल्कुल लाल हो गया था और धूल भरे पैर के निशान देखकर ही वो समझ जाती है कि ये जरूर कोई भूत प्रेत या जिन्न ही है। थैंक गॉड, अभी तो शायद इसी क्रॉस ने हम सबको बचा लिया। अगले दिन ड्यूटी बदलते ही सुबह सिस्टर रोजी वार्ड में आती है। अरे सिस्टर, नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक है, पर रात को ठीक से सो नहीं पाया। आधी रात होती अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो गई थी। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई। अच्छा, उस मर्डर की वजह से आप डर गए होंगे। सिस्टर, मैं उस रात को नर्स के रूम में गया था, लेकिन उस कमरे में खौफनाक साहिब किसी लड़की को मारते हुए देखकर वहां से भाग चला था। हाँ, पुलिस तहकीकात कर रही है। मैडम, ऐसे मामलों में पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इसे तो कोई पीर फकीर या तांत्रिक ही भगा सकता है। हाँ, देखो,
अस्पताल वाले क्या करते हैं? तभी अस्पताल में मनोहर नाम का एक आदमी भर्ती होता है। अरे भाई, तुम्हें क्या बीमारी है? तुम किस वजह से अस्पताल में हो? मुझे बहुत तेज बुखार है। तभी नर्स मनोहर को दवा देने आती है। इतनी खूबसूरत नर्स को देखकर मनोहर का दिल मचल उठता है। मनोहर उसको देखकर बोलता है, वाह, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो देखकर ही मेरा बुखार उतर गया। क्या बोला? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। ये दवा खा लो, कल सुबह जब डॉक्टर आएंगे तो जो भी तकलीफ होगी बता देना। आपके हाथ से तो जहर भी खा लूंगा। अभी क्या बोला आपने? कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि लाइए दवा खा लेता हूँ। सिस्टर रोजी गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है। अरे राघव, ये तो एक नंबर का दिलफेक इंसान है। इसका नर्स पर ही दिल आ गया, बताओ। तुम्हें नर्स से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अगर गुस्से में आ गई ना तो ऐसा वैसा इंजेक्शन लगा देगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे भाई, मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। तभी आवाजें आनी फिर से शुरू हो जाती हैं। इस बार मनोहर उठता है और बाहर नर्स के कमरे में जाने लगता है। दोनों से मना करते हैं पर वो नहीं मानता। वो जैसे ही नर्स के कमरे के बाहर जाता है, उसे अजीब घुटी घुटी सी आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वो दरवाजा खोलकर झांकता है। तभी दो मजबूत हाथ उसे अंदर खींच लेते हैं। अरे राघव, मनोहर अभी तक नहीं आया। लगता है सचमुच उसने किसी रोजी सिस्टर को अपनी मीठी बातों के जाल में तो नहीं फंसा लिया है। हाँ यार, चलो देखते हैं। जैसे ही वो दोनों नर्स के कमरे में जाते हैं, बाहर से ही जोर जोर उठापटक की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यार, उसी कमरे में तो अभी भी मनोहर गया था। दोनों खिड़की से झांक कर देखते हैं। वही जिन मनोहर को चाकुओं से गोद रहा था। चारों तरफ खून का फव्वारा छूट रहा था। मनोहर जमीन पर बड़ा तड़प रहा था। अरे बाप रे, बचाओ, ये अस्पताल तो भूतिया है। मनोहर को मार डाला, अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। दोनों अस्पताल से निकलकर भागते हैं। अरे तुम दोनों कहाँ भागे जा रहे हो? अस्पताल का बिल कौन चुकाएगा? तुम भी हमारे पीछे आओ। नर्स के कमरे में जिन्न है। उसने आज एक नए भर्ती हुए मरीज का खून कर दिया है। क्या? रुको, मैं अभी चलता हूँ। गार्ड भी उनके पीछे हो लेता है। वे तीनों रात के अंधेरे में भागते भागते खाली पड़े मकान में, जो कि अभी पूरा नहीं बना था, उसी में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी उन्हें भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। अरे बाप रे, लगता है वो सूंघता हुआ यहाँ तक आ गया है। लगता है वो आ गया है। हाँ भाई, कोई आवाज नहीं करना। तभी दरवाजे पर उसके भारी कदमों की आहट सुनाई पड़ती है। आज तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मुझे देख लिया है और तुमने ही शोर मचाया था ना। तीनों एक दूसरे से चिपक कर बैठ जाते हैं। तभी भाग से दरवाजा खुलने की आवाज आते ही नंदू चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, तीनों उस पर हमला कर देते हैं। खूब गुत्थम गुत्था होती है। तीनों के एक साथ हमला करने पर घबराकर वो भागने लगता है। तभी नंदू के गले में पड़ी ताबीज उस जिन्न से टकरा जाती है। परंतु तभी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जिन्न उस ताबीज के छूते ही ऐसे छिटकता है जैसे उसे करंट लग गया हो। हैं? ये क्या हुआ? तुम अपने गले से ये धागा निकाल के फेंक दो। कौन सा? ये ताबीज? नहीं, मैं तो इसको नहीं निकाल सकता। तो मेरी माँ ने मुझे पहनाया था। नंदू, हमें भी पकड़ लो। झट से तीनों एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। तब तक ये ताबीज निकालकर उस जिन्न के ऊपर फेंक दो। नंदू बड़ी सावधानी से ताबीज निकालकर उसके ऊपर फेंक देता है। अचानक ये क्या किया तुमने? मेरी सारी शक्तियां खत्म कर दी। मेरे मौला, मुझे माफ करना।
नंदू उसको शिथिल होते हुए देखकर तावीज उसके ऊपर रख देता है। तीनों बाहर निकलकर तुरंत लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और आग जलाकर उस शिथिल पड़े चिन्ह को उसी में झोंक देते हैं। रात का अंधेरा खत्म होने वाला था। वो धूं कर उसमें जलकर खाक हो जाता है। देखते ही देखते वो चिन्ह आग में झुलसने लगता है। नंदू भाई, आज तुम्हारी इस ताबीज ने हमारी सबकी जान बचा ली। हाँ भाई, ये जिन्न पिछले हफ्ते 3 खून कर चुका है। चलो जल्दी से अस्पताल, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अब जान बच गई है तो रोटी भी तो कमानी पड़ेगी ना। बेकार में उस बेचारे मनोहर को अपनी जान गंवानी पड़ी। कब्रिस्तान वाले जिन्न से अब अस्पताल वालों को छुटकारा मिल जाता है। छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अनूप हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, पर फिर भी कोई उसे मारे जा रहा था। बचाओ बचाओ! वो चिल्लाए जा रहा था। फिर तभी झटके से उसकी नींद खुली। उसने खुद को बेड पर पाया। वो पसीने पसीने हो चुका था। उसने साइड टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपना पसीना पोंछा। वो बहुत घबराया हुआ था। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो पाया उसका हार्ट बहुत ही अबनॉर्मली बीट कर रहा था। कभी बहुत तेजी से तो कभी एकदम रुक जाता। वो विंडो पर जाकर पर्दा हटाकर फ्रेश एयर को महसूस करने लगता है। अनूप मुंबई के एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 2 BHK रेंटेड फ्लैट में रहता था। हर्ष उसका फ्लैटमेट था। दोनों 2 साल से साथ रह रहे थे। विंडो पर खड़े खड़े अनूप को हर्ष का ख्याल आया। बहुत लेट हो गया है, पता नहीं हर्ष आया है नहीं, देखता हूं जाकर। उसने जाके हर्ष के रूम का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस जमीन पर एक सूटकेस पड़ा था। इतना लेट कैसे हो गया इसे? हमेशा तो अब तक आ जाता था। और ये सूटकेस? क्या हर्ष कहीं जाने वाला है? मुझे फोन करना चाहिए उसे। वो अपना फोन ढूंढने लगता है। साइड टेबल पर मोबाइल तो नहीं था। उसे याद था कि उसने वहीं रखा था। फिर उसने ड्रेसिंग टेबल पर देखा। मेरा फोन कहां चला गया? यहीं तो रखा था। तभी एक आवाज आती है। उसे एहसास होता है कि उसका दरवाजा कोई खोल रहा है। दरवाजा खुला और फिर बंद भी हुआ, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, चीखने और चिल्लाने की। उसने पलट कर देखा। ये क्या? ये सूटकेस तो उसने अभी थोड़ी देर पहले हर्ष के रूम में देखा था। ये यहां कैसे आ गया? मैं तो नहीं लाया। तभी उसने आवाजों पर फोकस किया। वो सूटकेस में से आ रही थी। वो डर गया। डर के मारे वहीं बैठ गया। अपने कान पर हाथ रख के आवाज को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था और खुद को समझाने की कोशिश करने लगा। डरो मत, अभी तू अकेला है। ऐसे डरेगा तो क्या होगा तेरा? संभाल खुद को। जब उसने कान पर से हाथ हटाया तो आवाज बंद हो चुकी थी। उसने सोचा ये उसका वहम है। उसे याद आया कि एक बार पैकिंग करते वक्त घर पर उसके व्हीलर में एक पपी घुस गया था। तो कैसे व्हीलर अपने आप चल रही थी? इस बार भी व्हीलर में पक्का कुछ घुस गया होगा। फिर सूटकेस के पास गया। उसने जैसे ही उसे हाथ लगाया, अब तो अनूप का डरना बनता था। तभी उसने देखा सूटकेस से खून निकल रहा था और अचानक सूटकेस खुलता है और उसमें उसे खुद की लाश दिखाई देती है। ये कैसे? मैं कब मरा? कैसे मरा? और मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कैसे किए? तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो सर पकड़कर बैठ जाता है। उसे याद आने लगता है, थोड़ी देर पहले हर्ष नहीं तो मारा है उसे। तकिए से उसने मेरा दम घोटा था। उसके बाद चॉपिंग नाइफ से उसने पहले मेरे पेट पे मारा और फिर पूरी बॉडी पर जहां तहां मारने लगा। तभी उसे हर्ष की आवाज आती है,
ये अनूप की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा अब। बड़ा आया मेरी गर्लफ्रेंड पे लाइन मारने वाला। देख, मैंने तुझे ही मार डाला। अब आत्मा बनकर दूसरी आत्माओं को लाइन मारना। मेरे रास्ते में कितना बड़ा कांटा था तू, अब पड़े रहना समुद्र में। तभी बैक सीट पर पड़े व्हीलर से एक खून से लथपथ हाथ निकलता है। तुझे क्या लगा तूने यहाँ कहानी खत्म कर दी? कौन है मेरी गाड़ी में? इतनी जल्दी भूल गए? अभी थोड़ी देर पहले तूने मुझे मारा। ये क्या मजाक है? जल्दी हॉस्पिटल चलो। तभी जोरदार बिजली कड़कती है और गाड़ी रुक रुक कर चलते चलते रुक जाती है। हर्ष गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश तो करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो जाती है और फिर इतनी तेजी से चलती है कि हर्ष को कुछ भी दिखाई नहीं देता। और फिर जब गाड़ी रुकती है तो वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ा रहता है। हर्ष इधर उधर देखता है और गाड़ी चलाकर जल्दी से समुद्र की तरफ जाता है। समुद्र के ऊपर पुल पर हर चीज नॉर्मल हो जाती है। हर्ष पीछे पलटकर देखता है तो व्हीलर वैसे ही रखा रहता है जैसा उसने रखा था। वो गाड़ी से निकलता है तो बस समुद्र की आवाज सुनाई देती है उसे। वो सोचता है, एक तो आज इतना बड़ा कांड कर दिया और ऊपर से शराब, ये सब उसी का नतीजा है। मैं भी फालतू में डरा था। फाइनली मुझे तुमसे मुक्ति मिल जाएगी। जा रूप, चैन से रहो समुद्र में। वो सूटकेस को उठाकर समुद्र में फेंक देता है और कार ट्रंक को खोलकर एक और सूटकेस निकालकर समुद्र में फेंक देता है। और घर आकर आराम से वो अपने कमरे में सो जाता है। जैसे ही उसकी आंख लगने वाली होती है, ये ब्लड कहां से आया? ऊपर देखता है तो पूरी सीलिंग पर ब्लड रहता है और ऐसे टपकता रहता है जैसे बारिश हो रही हो। और देखते ही देखते खूब तेज खून की बारिश होने लगती है। डर के मारे हर्ष का बुरा हाल हो जाता है। वो अपने रूम से दौड़ता हुआ बाहर हॉल में आता है तो देखता है कि बारिश भी उसका पीछा कर रही है। तभी पीछे से कोई आकर उसे अपने साथ छाते में ले लेता है। थैंक यू यार, पता नहीं कहां से घर के अंदर ये बारिश हो रही और तौर पे पागल हो गया हूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि खून की बारिश है ये? हाँ, ये खून की बारिश है। जो खून अनूप के रूम में फ्लोर पर पड़ा था, ये वही खून है। हो ही नहीं सकता। ध्यान से देखो। हर्ष पीछे मुड़कर छाता देने वाले को देखता है। वहां से कोई और नहीं दिखता, पर जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है वो झटके से दूर भागता है। वहां वही सूटकेस रखा है। अब हर्ष इतना डर जाता है कि गिरते पड़ते दरवाजे की तरफ भागता है और दरवाजा खोल के लिफ्ट की तरफ जाता है। वहां दोनों लिफ्ट की बटन दबाता है पर एक भी लिफ्ट उस फ्लोर पर नहीं आती। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही सूटकेस उसे आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भागता है। जल्दी जल्दी में वो सीढ़ियों पर गिर भी जाता है, फिर भी खुद को संभालते उठता है और तेजी से नीचे की ओर उतरता है। तभी उसे नीचे से सूटकेस आता हुआ दिखाई देता है तो हर्ष ऊपर की तरफ भागने लगता है। वो डर के मारे कब 18वें फ्लोर के टेरेस पर पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वो वहां जाकर पीछे देखता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता और जैसे ही सामने देखता है तुमने मुझे क्यों मारा? तुम मेरी गर्लफ्रेंड को लाइन मारते थे। किसे? रिया को? हाँ। रिया तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से बन गई?
हाँ तो बन जाती। तभी हर्ष के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ मारा था रिया ने। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? अगर तुम शांति से मान जाती तो क्या हो जाता, बस तुमसे फ्रेंडशिप ही तो करना चाहता था। और मैं नहीं मानी तो तुमने मुझे मार दिया। नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं तो बस तुम्हें समझाना चाह रहा था। और समझाते समझाते मुझे धक्का लग गया और टेबल के कॉर्नर से लग के मेरा सर फट गया। दरअसल अनूप को मारने के बाद हर्ष रिया से मिलने गया था। बात करने के दौरान वो उसे पकड़ के समझाने की कोशिश करता है, पर रिया उससे खुद को अलग करना चाहती है और इसी बीच उसे धक्का लग जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो सोचता है कि दोनों बॉडीज को वो समंदर में फेंक देगा। उसने ऐसा ही किया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। तो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाने की बजाय समंदर में ले जाकर फेंक दिया। सॉरी रिया, मेरे कारण तुम हर्ष से मिली और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। पर जिंदा तो ये भी नहीं बचेगा। हर्ष अपने आप उड़कर टेरेस की रेलिंग पर खड़ा हो जाता है। मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तू रिया को हॉस्पिटल ले जाकर बचा लेता तो मैं तुझे छोड़ भी देता। इसीलिए मैंने उस वक्त हॉस्पिटल के सामने गाड़ी रोकी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं डर गया था। तो अब तू मर। हर्ष ऊपर से कूद जाता है और मर जाता है। उसकी मौत के बाद रिया और अनूप की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। श्यामपुर बड़ी आबादी वाला एक पिछड़ा हुआ गांव था। वहां के आदिवासी सीधे साधे थे। उनमें से कुछ ने शहर भी देखा था, पढ़ाई भी की थी, लेकिन फिर भी कोई अभाव में नहीं जी रहा था, क्योंकि उस गांव में एक तांत्रिक बाबा महीने में एक दिन अमावस्या को गांव आते और सबकी हर मनोकामना पूरी करते। पर कहते हैं ना कि लालच की कोई सीमा नहीं होती। लालच व्यक्ति को कम से कम समय में या कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा धन और भौतिक सुख सुविधा की चाह में कुछ भी कर गुजरने को प्रेरित करता है। ये बाबा ऐसे कैसे चमत्कार करते हैं? इस उत्सुकता से वहां जाकर वो देखने लगा। एक एक की बारी आती गई। लाइन में खड़े पहले दंपत्ति बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा जी हमारी 3 बेटियां हैं, आप एक बेटा दे दीजिए। तो दोस्तू। लाइन में खड़ा अगला लड़का आगे आते हुए, बाबा जी शहर के कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है, 1 लाख रुपए चाहिए। निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे पिताजी की आज ही लॉटरी लग जाएगी। लाइन में खड़ा अगला किसान, कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी, मुझे बस बड़ा सा घर और खलिहान से भरा भरा अनाज का ढेर चाहिए। बाबा जी ने जो कहा वो भगवान के शब्द थे, यानी हर हाल में पूरा होना ही था। मनीष बाबा के पास अपनी बारी में पहुंच गया, झुककर नमस्कार करता है। बाबा आप मुझे ये सिद्धि बताइए जिससे आप लोगों की इतनी मदद करते हैं। बेटा जो चाहते हो मांग लो, अब मेरा मकसद लोगों की मदद करना ही है। बाबा जी आप मेरी भलाई के लिए मुझे अपनी सिद्धि दे दो। ये संभव नहीं है। बाबा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर मनीष ने भी जिद ठान ली थी। लगता है बाबा जी मुझे कुछ नहीं बताएंगे, अब मुझे ही खुद करना पड़ेगा। मनीष भीड़ के खत्म होने का इंतजार करने लगा और फिर जब बाबा जी जाने लगे तो वो उनका पीछा करने लगा। लंबा रास्ता, काली सनसन करती अंधेरी रात, बड़ी डरावनी और दुर्गम पथरीली पगडंडी, उस पर घनघोर जंगल। फिर बाबा चलते चलते अचानक गायब हो गए। ये बाबा जी कहाँ गए? लगता है मुझे खाली हाथ लौटना पड़ेगा। वो निराश लौट आया। ये सिलसिला 3-4 अमावस्या तक चला, लेकिन मनीष अपनी जिद पर अड़ा रहा। एक बार फिर जब बाबा जी आए तब मनीष उनके पास पहुंच गया और जिद करने लगा। बाबा जी मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, मुझे बस सिद्धि चाहिए। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद बाबा जी ने सिद्धि देने की बात स्वीकार कर ली। तुम एक नवजात बच्चे को कहीं से लेकर आना
ध्यान रहे, नवजात ही होना चाहिए। 2-3 महीने की मेहनत के बाद उसे हॉस्पिटल से एक अनाथ नवजात बच्चा मिल जाता है। अगली अमावस्या को जब बाबा जी आते हैं तो मनीष बहुत खुश होते हुए नवजात बच्चे को लेकर बाबा जी के पास पहुंचता है। बाबा जी, मैं आपके कहने पर ये नवजात बच्चा ले आया, पर आप तो 3 दिन बाद आए। मैं ऐसा क्या कहूं कि इसका इरादा बदल जाए? तुम इसे प्यार से पाल पोस कर बड़ा करो, फिर इस बच्चे को लेकर आना। बाबा जी ने सोचा था शायद कुछ समय बाद इस मनीष का विचार परिवर्तित हो जाएगा। मनीष उस बच्चे को बड़ी ईमानदारी से पालने लगा। बच्चा 2 साल का हो गया। उसकी हर इच्छा वो पूरी करता था। बच्चे की परवरिश करने में उसके काम धंधे बंद हो गए। वो कर्जे में डूबने लगा। अब बच्चे की उम्र 5 साल हो गई। अब वो बच्चा अपनी पसंद की मांग करने लगा। पापा, मुझे मीना बाजार जाना है, वहाँ खूब सारे खिलौने मिलते हैं। बहुत सारे झूले भी आए हुए हैं, इस बार तो मुझे जाना ही है। मेरे पास अब तो कुछ नहीं बचा है, पैसे भी नहीं है। फिर भी वो बच्चे को देखकर बोलता है, ठीक है बेटा, चलेंगे। बच्चा खुश होकर कूदने लगता है। उसकी खुशी देखकर मनीष भी निहाल हो जाता है और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगता है। इन दिनों में मनीष को भी उस बच्चे से बहुत लगाव हो जाता है और जब सिद्धि का ख्याल आता है तो वो सोचता है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर एक बार जब मुझे सिद्धि मिल जाएगी तब मैं अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। अभी इस बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देनी है मुझे। अब बच्चा 7 साल का हो गया। मनीष बाबा जी से मिलने गया। बाबा जी, मैंने बड़ी निष्ठा और प्यार से उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब वो 7 साल का हो गया है। मेरे लिए क्या आदेश है? बाबा बड़ी असमंजस की हालत में थे। एक बार फिर समझाने की कोशिश। मनीष, तुम जिस चीज को पाने की चाह रखते हो वो बड़ा शाप है, उसमें तुम जीते जी नरक भोगोगे। जिस बच्चे को तुम पाल रहे हो, जरा उसके बारे में तो सोचो। उस प्यारे बच्चे के साथ जिंदगी जियो और सिद्धि के बदले जो चाहिए वो मांग लो। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मनीष के दिमाग में दुर्भाग्य बैठ गया था। वो ना तो कुछ सोच सकता था और ना ही कुछ सुनने की हालत में था। बाबा जी, आप मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। मैं पिछले 7 सालों से आपके कहे अनुसार चल रहा हूँ। सिद्धि तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, तुम अमावस्या के दिन बच्चे को दिन भर भूखा रखना और आधी रात को हमारे सिद्ध स्थान पर पैदल चलकर ले आना। साथ में उसकी पसंद की मिठाई लाना मत भूलना। ठीक है बाबा जी, इस दिन को मैंने सालों से इंतजार किया है। मैं जरूर आऊंगा, मिठाई भी लाऊंगा। अब मनीष अमावस्या का इंतजार करने लगा। फाइनली वो दिन भी आ गया। वो मिठाई और बाकी सामान लाकर सब तैयारी कर चुका था। वो बेसब्री से रात होने का इंतजार करने लगा। जब रात हो गई तो बच्चे को लेकर वो चला। पापा, आप मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? ये कैसा रास्ता है? पापा प्लीज घर वापस चलो। बेटा, हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं। देखो, मैंने तुम्हारी पसंद का लड्डू भी ले लिया। पापा, रात को कौन पिकनिक जाता है? हम कल सुबह चलेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। लेकिन मनीष का जुनून तो अलग ही तरह का था। फिर दोनों वहां पहुंचे जहां बाबा ने बुलाया था। बड़ा सा खंडर झाड़ियां मकड़ियों के चालों में उलझ उलझ कर चलते जा रहे थे। खुद मनीष भी काफी डरा हुआ था। अज्ञात भय और अनिष्ट की भावना से घबराया हुआ बच्चे को कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। थोड़ी दूर और चलने के बाद बाबा जी दिखाई दिए। ऐसा भयानक दृश्य कि आत्मा भी कांप जाए। हवन कुंड, मानव की खोपड़ी, हाथ में हड्डियां और चारों तरफ ओम के छींटे। बच्चे को उधर बिठाकर तुम इधर आओ। बाबा ने हड्डियों से आहुति डालते हुए कान में कहा। मनीष, बच्चा दिन भर का भूखा है ना? जी बाबा जी। जब तक मैं अनुष्ठान करता हूँ तब तक इसे भरपेट मिठाई खिला दो। पानी मत पिलाना, जैसे ही पानी मांगे
वैसे ही उसका सिर काट देना। बाबा जी मैं कैसे वो अपने हाथों से मैंने पहले समझा दिया था, अनुष्ठान शुरू होने के बाद पीछे नहीं हट सकते, वरना पिशाच भूचाल ला देगा। भूखा और डरा हुआ बच्चा धीरे धीरे खाने लगा। उसकी मिठाई खत्म होते ही बाबा जी का अनुष्ठान पूरा हो गया। पापा पानी दो ना। तुम तलवार उठाओ और बच्चे का सिर काट के शरीर से अलग कर दो। मनीष को तो करंट सा लगा, लेकिन बाबा जी पर पिशाच सवार था। काटो, नहीं तो मैं तुम्हारा नाश कर दूंगा। मनीष कांपता हुआ कुछ सही गलत तय करता उससे पहले बाबा जी ने हाथ उठाया और बच्चे का सिर शरीर से अलग कर दिया। फिर तो मनीष काफी बेचैन होने लगा, रोने लगा। जिसे इतना प्यार किया उसे मैंने अपने हाथों से मार दिया। थोड़ी देर बाद वही बच्चा विकराल रूप में बाबा जी के बगल से निकलता है। पापा तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने क्या बिगाड़ा था? बाबा जी मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? यही सिद्धि है। अब जब ये पानी मांगे तो उससे पहले अपना काम करवाना। मुझे क्यों पाला, क्यों प्यार किया और पानी क्यों नहीं पिलाया? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की। पापा पानी दो ना। मनीष उस बच्चे से डर के भागा और बच्चा भूत उसका पीछा करते करते घर पहुंच गया। बाल पिशाच मनीष के साथ रहने लगा और हमेशा पानी मांगता रहता। पापा पानी दो ना। अब मनीष इतनी दहशत में रहने लगा कि जिंदगी नर्क हो गई और वो बाल पिशाच के साथ सोते जागते हर समय बेहाल रहने लगा। किसी से कुछ नहीं कह पाया और धीरे धीरे पिशाच ने उसे तड़पा तड़पा कर मार दिया। पानी दो ना।